हेलो स्टूडेंट, अब हम यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं। इसमें हमारी पहली आती है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन एक पर्सन का क्या परसेप्शन होगा, एक पर्सन की क्या मर्जी होगी, ये चीज़ें देखना। परसेप्शन मतलब विच एनवे रिफर्स टू द विच इज़ ए पर्सन एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ड का उसे क्या एक्सपीरियंस होगा, वो हमारा क्या होगा, परसेप्शन। इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें हम पर्सन को सेलेक्ट करते हैं डाटा के लिए फ्रॉम एनवायरनमेंट के लिए या अनएक्सपेक्टेड वेयर्स के लिए, इन सब के। साइकोलॉजी परसेप्शन जो डिपेंड अपॉन होता है हमारी पीपल्स की पर्सनैलिटी पर। सिचुएशनल जो सिचुएशन तो सिचुएशन वेरिएशन करता है, ये सब कुछ। फैक्टर अफेक्टिंग दो तरीके से होती है, इंटरनली एक्सटर्नली। इंटरनली फैक्टर जैसे नीड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी। एक्सटर्नली में साइज, फ्रिक्वेंसी, इंसेंट, मूवमेंट, कंस्ट्रक्ट, ये सब। प्रोसेस ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन का क्या प्रोसेस होगा? पहला होगा परपेचुअल इनपुट, जिसमें हमारे पर्सन, इवेंट, डिजिट आ जाएंगी। फिर ये सीधा जाएगी परपेचुअल प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है हमारा? ऑर्गेनाइजेशन ने इंटेलेक्चुअल कर दिया और सिलेक्शन दोनों कर दिए इस तरीके से। फिर इसमें हमारे इसकी करैक्टरिस्टिक्स, सिचुएशन की करैक्टरिस्टिक क्या हो सकती है? टाइमिंग में भी हो सकती है, फिजिकल सेटिंग कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग कैसी है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेंगे एक प्रोसेस पे परसेप्चुअल की। इसके परसेप्शन क्या होंगे? जैसे नीड्स, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसका पोस्ट एक्सपीरियंस क्या है, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब इम्पैक्ट कैसे कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर से। और आउटपुट में जैसे नॉर्म्स, एटीट्यूड, उसके पॉलिसी, डिसीजन मेकिंग कैसे लेगा, ये सब चीज़ें देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंस होती हैं जैसे कि कैसे मैनेज करेगा वो पीपल्स को, मोटिवेट कैसे करेगा, रिक्रूटमेंट कैसे लेगा उनका, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे देगा उन्हें, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही उन्हें परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलेगा, एक्स्ट्रा मनी मिलेगी उन्हें विदाउट सैलरी। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है उनका, ये सब चीज़ देखेगा। लर्निंग क्या है? एक परमानेंट चेंजेस है बिहेवियर में, जो कि हमारा परमानेंट चेंजेस होते हैं कुछ ना कुछ एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस के रिजल्ट पर होते हैं। इसमें पहला नेचर है, ऑब्जर्व करती है ये चेंज बिहेवियर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से बिहेवियर पे अफेक्ट करती है, बहुत बड़ी। दूसरी की रिसेंटली परमानेंटली, जो कि रेगुलर भी हो सकती है हमारी और प्रैक्टिस भी हो सकती है, दोनों तरीके में किसी में। ये बेस्ड होता है हमारा फॉर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग्स, इन सब के। रेनफोर्समेंट बहुत होती है, जैसे एक्सपीरियंस हमारा क्या होता है, ये सब चीज़ें। लर्निंग क्या होती है? थ्योरी ऑफ लर्निंग की कितनी थ्योरी हैं? थ्योरी पहली है क्लासिकल थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है। बिफोर कंडीशनल, अनकंडीशनल स्टिमुलस, जिसमें हमारा सिविलाइजेशन होता है। अनकंडीशनल रेस्पॉन्स ही मिलता है, मतलब अगर हमने कुछ भी वर्क किसी को, जैसे एक कैट है उसे हमने घंटी बजाकर बुलाया तो उसका रेस्पॉन्स भी क्या होगा? अनकंडीशनल, मतलब कि उसे कुछ समझ नहीं आएगा, उसे कुछ पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो शुरू से कैसे आ रही थी, उसके बुलाने पर आ रही थी, ना कि उसकी घंटी की आवाज़ सुनने पर। तो नो स्लाइवेजेशन नहीं होगा। कंडीशनल कैसे करके देख लिया तो उस पर भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अगर हमने ड्यूरेशन देखा, अब हमने तो आफ्टर में ड्यूरेशन में देखा तो हमने अनकंडीशनल स्टिमुलस, मतलब हमने उसे बुलाया तो उसने हमें रेस्पॉन्स दिया। अगर हमने उसे मीट के लिए बुलाया तो उसने रेस्पॉन्स दिया। देन कंडीशनली से हमने फिर अनकंडीशनली किया तो उसने उस पर भी हमें रेस्पॉन्स, बेल पर भी रेस्पॉन्स दिया उन्होंने और उसने हमें वैसे बुलाने पर भी रेस्पॉन्स दिया। दोनों तरीके से रेस्पॉन्स दिया। जब उसे पता चल गया कि अब मुझे बेल बजाने पर खाना मिलता है तो उन्होंने दोनों तरीके पे हमें जो है रेस्पॉन्स दिया कि मुझे मीट खिलाने के लिए बुलाया जा रहा है। तो इस हमारे आफ्टरिंग, मतलब कि कंडीशन में भी उन्होंने अपना रेस्पॉन्स दिया, बेल बजाने के समय पे उन्होंने अपना रेस्पॉन्स दिया, सिविलाइजेशन हुआ। ये हमारी किसने लिखी थी? रिटर्न बाय ईवे पॉलिसर, डिपेंड किसी थी एस और आर पर। स्टिमनेस और रेस्पॉन्स पर, इस पर डिपेंड थी। ऑपरेटिंग कंडीशन थ्योरी, जो कि हमारी एक ऑपरेशन कंडीशन थ्योरी एक मेथड है हमारा, जिसमें हमारा यूजिंग की जाती है, पनिशमेंट को मॉडिफाई किया जाता है, बिहेवियर्स के चेंजेस किए जाते हैं। कॉन्टिनेंट थ्योरी जो होती है हमारी, वो तीनों से रिलेट करती है, बिहेवियर से, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के उसमें रेस्पॉन्स कैसा है गोल को अचीव करने के लिए। ये हमारा सारा सोसाइटी से होता है, ये इंटरेक्ट करती है हमारी कॉन्टिनेंट और ऑपरेंट और उसे दोनों को रिलेट करके ही हमारी ये सोशल थ्योरी बनती है। प्रिंसिपल्स लर्निंग के, पहला एक्टिव लिसनिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, फीडबैक अच्छे आए, अवॉइड करें हम कन्फ्यूज़न को, अपनी इम्पोर्टेंट मटेरियल नहीं बस।
मोटिवेशन सबको पता है कि टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज़, टू सेटिस्फाइड द नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से ये 2 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जैसे कि हमने पॉजिटिवली उसे मोटिवेट किया कि हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया, तो हमने और मोटिवेट किया। और नेगेटिवली जैसे कि उन्होंने और अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया कि क्या हमें नुकसान कर दिया, तो वो नेगेटिव मोटिवेशन हो गया। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन का क्या प्रोसेस हो गया, पहले सेटिस्फाइड कर दिया उसे, फिर उसके बाद गोल ओरिएंटेड कराया उसे, और फिर अनसेटिस्फाइड नीड्स। उसका गोल ओरिएंटेड के बाद पहले अनसेटिस्फाइड था वो, अनसेटिस्फाइड से फिर उसे सेटिस्फाइड किया, सेटिस्फाइड से फिर क्या किया उसने, गोल अचीव किया, फिर उसके बाद दोबारा से। ये वाला प्रोसेस हर उसके साथ चलता रहता है, टाइम टू टाइम, सिचुएशन से सिचुएशन चलता रहता है। ये चेंजेस होती रहते हैं मोटिवेशन में। ये कुछ फीचर्स हैं, वही डायनेमिक, सिचुएशनल, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये सब चीज़ें इसमें हमारे लीड करते हैं। जैसे जॉब को गुड रिलेशनशिप होनी चाहिए, हायर प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, हायर डिग्री कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये सब चीज़ें। अब हमारी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैस्लो थ्योरी आती है, जिसमें हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ स्टीम नीड, सोशल नीड, ये ऐसी ही बनती है हमारी। सेल्फ नीचे से बननी शुरू होती है, साइकोलॉजी स्टील ऊपर को चलती है। साइकोलॉजी मतलब फुलफिल द नीड फॉर सेल्फ की खुद की नीड फुलफिल्ड कर सकें, जिसमें हम सेफ्टी नीड मतलब कि जिसमें हमें प्रोवाइड हो जाए सिक्योरिटी एज अ जॉब या एज अ सेल्फ, खुद के लिए हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाए। सोशली नीड जिसमें हम अपनी रिलेशनशिप बना सकें, फैमिली में एंजॉय करें, फ्रेंड्स, फैमिलीज, नेबरहुड से, ये सब चीज़ें। सेल्फ स्टीम का हो गया हमारा कि फिर अपने बारे में सोच सकें, उसके बाद उसे रिलीज़ कर सकें। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है रिलीज़ कर सकें, उनके बारे में देख सकें, उसके बारे में कर सकें। हाइब्रिड जो दो, इसे हम कहते हैं 2 फैक्टर थ्योरी मतलब सेटिस्फैक्शन या हाइजीनिक फैक्टर, सेटिस्फैक्शन या मोटिवेशन फैक्टर। इसमें जो हमारा डिससेटिस्फैक्शन है, वो डिससेटिस्फैक्शन कैसा है, इसमें एब्सेंस होता है, और वो डिससेटिस्फैक्शन तो इसमें एब्सेंट होता है, बट प्रेजेंट जो होता है वो बिना क्रिएटिविटी के स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है। जैसे कंपनीज़ के पॉलिसीज़, टेक्निक, रीजंस हमारे, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जैसे बॉस, सबऑर्डिनेट्स, ये सब कुछ। अब मोटिवेशन, इसमें मोटिवेशन प्रेजेंट होता है, बट एब्सेंस क्या होती है इसमें, डिससेटिस्फैक्शन। जैसे अचीवमेंट और एडवांसमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी क्या है, ग्रोथ क्या है, पर्सनल ग्रोथ क्या है, ये सब कुछ। एक्स एंड वाई थ्योरी, ये सारी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। थ्योरी एक्स जो कि हमारी डिसलाइक, ये वर्क को वो करता है, बहुत ज़्यादा लेजी टाइप का होता है, ये वर्क को पसंद नहीं करता, एम्बिशन बहुत है, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाता, सेल्फ डायरेक्शन नहीं कर पाता, क्रिएटिविटी नहीं कर पाता, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इसे सेल्फ वो नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं कर सकता। इसकी मैनेजमेंट स्टाइल क्या है, टू मैनेज द पीपल शुड बी सेंट्रलाइज की तरह ही पीपल्स को कर सकता है, मतलब कि एक सीक्वेंस में। लीडरशिप स्टाइल कौन सी है इसमें, ऑटोक्रेटिक जो कि बॉस टू सबऑर्डिनेट्स चलती हैं। और इसमें लॉ ऑफ कमीशन कौन सा है, डाउनवर्ड। अब थ्योरी ऑफ एक्स, इसमें पसंद है उसे वर्क एमिनेशन नेचर का है, वो खुद ही सेल्फ कंट्रोल कर सकता है, सेल्फ डायरेक्शन, क्रिएटिविटी कर सकता है, चेंजेस आ जाएँ उसके लिए रेडी रहता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अच्छी से अचीव कर सकता है वो। इसमें क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन को फॉलो करता है। पार्टनरशिप जो कि अपोजिट होती है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वो करता है। और इसमें दोनों तरह के डाउनवर्ड अपवर्ड दोनों लॉ ऑफ कमीशंस को करता है। वैक्यूम एक्सपेंडेड थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा एक्सपेंडेड इंस्ट्रूमेंट है, बैलेंस, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके बनती है, मोटिवेट होता है। एक्सपेंसिव मतलब विल बी माई एफर्ट्स लीड टू परफॉर्मेंस, उसके इतने एफर्ट्स होने चाहिए कि वो एक परफॉर्मेंस को लीड कर पाए। दूसरा कि हमारा इंस्ट्रूमेंटली का हो गया कि परफॉर्मेंस को लीड कर सके और उसका आउटकम निकाल सके। बैलेंस से आउटकम के बाद हमारा रिवॉर्ड मिल सके उसके। कुछ टेक्निक्स, इसकी 2 तरीके की टेक्निक्स हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब कि हमें इन द फॉर्म ऑफ कैश, और नॉन फाइनेंशियल इट कैन नॉट बी अ फॉर्म ऑफ कैश। फाइनेंशियल जैसे वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट शेयरिंग, लीव पे और कंपनी पेड इंश्योरेंस, ये सब कुछ। इसमें कॉम्पिटिटर हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज़, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, है नहीं, इन फाइनेंशियल में। पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, एनवायरमेंटल लर्निंग प्रोसेस, जिसमें कि हमारे एक तरीके से ये 2 कंपोनेंट्स आते हैं, फिजिकल अपीयरेंस, हाइट, और मेंटली एबिलिटी परसेप्शन, जिसमें हम एनवायरमेंटल की सारी प्रोसेस देखते हैं, सारी लर्निंग प्रोसेसिंग क्या क्या हो सकती हैं। इसमें हमारे वेट, हेयर,
कलर्स, ये सब चीज़ें, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब देखा जाता है। और इसमें एटीट्यूड, हमारा डिसीजंस क्या है, ये सब चीज़ें। डिटर्मिनेशन, हाइब्रिड मतलब कि पेरेंट्स कि हमारे पेरेंट्स किस टाइप से हमारे को हाइब्रिडिंग, हमारी पर्सनैलिटी किस टाइप से अपने पेरेंट्स के उसमें डिटर्मिनेट करेंगे। फिर उसे हम फिर उसमें एनवायरनमेंट है, जैसे एनवायरनमेंट में आ गया फैमिली, सोशल, कल्चर, सोसाइटीज़, हमारी नेबरहुड, ये सब कुछ। पर्सनैलिटी का मतलब ही क्या होता है कि एक पर्सन को अफेक्ट कर देना और उसके अंडरस्टैंडिंग, उसका पैटर्न को इनर आउटिंग करना, और पर्सन की सिचुएशन पर ही हमें इंटरेक्शन लेना। इसके कुछ नेचर्स हैं। पहला, ये 2 फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल और मेंटली एबिलिटी, फिजिकल फैक्टर और मेंटली एबिलिटी। दूसरा हाइब्रिनिक, और ये डिटरमिनेट किस करता है, हाइब्रिनिक और एनवायरनमेंट को। तीसरा कि पर्सनैलिटी जो है रिफ्लेक्ट करती है बिहेवियर को। हमारी पर्सनैलिटी जो है वो परमानेंट होती है, रिलेटिव परमानेंट। ये हमारे बिहेवियर जो है रिलेशन करता है पर्सन्स, ऑर्गेनाइजेशन, सिचुएशन पे, इन सब पे। इसमें हमारी थ्योरीज हैं, ये थ्योरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी थ्योरी जो होती है वो हमारी सिग्नेट फ्रेंड ने बनाई, जो कि अनसीन होती है। आईडी, ईगो और सुपर ईगो, इसमें 3 वो हैं। आईडी ने जैसे आईडी ने जो है ईगो करी, ईगो को आईडी जो है, आईडी क्या करती है, हमारी पावर देखती है, डोमिनेंस क्या है, ये सब चीज़ें देखती है। ईगो हमारी बैलेंस करती है आईडी को और सुपर ईगो को। और सुपर ईगो क्या है कि हमारा गलत सही क्या है, एथिकल क्या है हमारे लिए, नॉन एथिकल क्या है। ये आईडी और सुपर ईगो के बीच का क्या होता है, ईगो, यानी स्टेट, ये सब चीज़ें होती हैं हमारी कुछ। इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे ओरल स्टेज जो कि पहले ईयर की होती है। स्टूडेंट, जैसे हमने कोई बच्चा बर्थ है, उसका बर्थ के हिसाब से पहले साल का ओरल स्टेज हो गई वो। एडिबल स्टेज जो कि 2 या 3 साल का बच्चा हो गया। फिजिकल स्टेज जो 4 या 5 साल का हो गया। लेग्रेंसी जो कि 5 या 6 साल का हो गया। और फिर उसके बाद 7 या ऑनवर्ड जो अब चली रही है 8 से, यानी ये दूसरी थ्योरी है, सेम थ्योरी, जिसमें हमारा ट्रस्ट और मिसट्रस्ट दोनों होते हैं इन्फेंसी में। अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें ऑटोनॉमी, हमारा डाउट, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। प्लेस एज, जब उनकी खेलने की उम्र आती है, उस पर गिल्ट कर देना, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव हो जाना। स्कूल एज में उसे इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताना, मतलब धीरे धीरे उनके इफ़ेक्ट्स पड़ने लगते हैं। एडवांसिंग मतलब उनकी आइडेंटिटी क्या है, क्या रिफ्यूज़न है, ये सब चीज़ें। अर्ली एटीट्यूड्स कैसे हैं, उनके एसोसिएशन कैसे हैं। अडल्ट हो जाना उनका, जब वो अडल्ट हो जाता है कि उनकी जनरेटिंग क्या है, ये सब चीज़ें देखती हैं। और मैच्योर अडल्ट हो जाना मतलब कि उनका धीरे धीरे वो एक तरीके से धीरे धीरे अपने बुढ़ापे वाली स्टेज में पहुंच जाना। इसे इनमैच्योरिटी और मैच्योरिटी थ्योरी भी कहते हैं। इनमैच्योरिटी थ्योरी जो होती है वो पैसिव, और मैच्योरिटी उसकी बिल्कुल उल्टी होती है। जैसे इसमें पैसिव तो वो एक्टिव होती है बिल्कुल, जैसे इसमें हमारे डिपेंडेंट तो वो इंटरडिपेंडेंट होती है। ये फ्यू वे के लिए काम करती है, बहुत सारे बिहेवियर पे काम करती है। ये स्लो इंटरेस्ट लेती है, डीप इंटरेस्ट लेती है। ये शॉर्ट टर्म के लिए लेती है, लॉन्ग टर्म के लिए है। इसमें सबऑर्डिनेट पोजीशन होती है, इसमें सबऑर्डिनेट पोजीशंस होती हैं पर बहुत कम। लाइक सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज होनी चाहिए। आइडियल सेल्फ कैसी है हमारी, हमारे खुद के बारे में सब कुछ बताना, रियली हमारी कैसी है, ये सब चीज़ें देखना। ट्रेंड थ्योरी, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है थ्योरी, बस मैं अभी ये ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ आपको। वैसे ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अगर आपको पढ़नी है तो यूँ ही पढ़ लेना, ओरली लर्न करनी है ये। परसेप्शन की एक डेफिनेशन यहाँ भी, परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, चेकिंग एंड रिलेटिंग टू द इंटरनल डाटा। उधर पकड़ने की है, एक डेफिनेशन जरूर लिख कर आना ऑथर की, जिससे कि आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल पाएँ। अब हम यूनिट 3 शुरू कर रहे हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब योर चैनल। आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो चुकी है।